तहलका एक्सक्लूसिव में आज वो दो खबरें जिनसे आपका सरोकार है, जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं और हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं। आज की खबरों का मेन्यू सबसे पहले देख लेते हैं। दो तस्वीरों में छंगुर बाबा के खुलते राज। छंगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के आरोप में घिरा हुआ था, उसका राज खोला है एक नाबालिग लड़की ने, और नाबालिग लड़की ने पूरा विस्तृत घटनाक्रम बताया किस तरीके से उसका धर्मांतरण किया गया था। साथ ही कौन कौन आरोपी थे, इस खबर पर विस्तृत बात करेंगे। दूसरी खबर में आज बात करेंगे बेटी का कातिल बाप। एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज उसे यह ताना दे रहा था कि वो बेटी की कमाई खा रहा है। इस खबर को भी बारीकी से देखेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। तो आज तहलका एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे इन दो खबरों की। शुरुआत करते हैं छंगुर बाबा से। धर्मांतरण के मामले में छंगुर बाबा जो कि पुलिस ने गिरफ्तार जिसको कर लिया है, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया गया था। फरीदाबाद हरियाणा में एक नाबालिग लड़की ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की ने यह दावा किया है कि उसे आमिर हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने प्रेम जाल में फंसाया और फिर दिल्ली में छंगुर बाबा से मिलवाया, जहां उसने जो युवती है उसको नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। मुजेसर थाना पुलिस ने आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में। अब इसका संपर्क कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं। मुजेसर पुलिस के अनुसार संजय कॉलोनी की एक 16 वर्षीय पीड़िता अपने परिवार के साथ किराए के घर पर रहती थी। आरोपी आमिर उसके घर के पास ही रहता था। पीड़िता की मुलाकात साल 2023 में आमिर की बहन नेहा खान से हुई थी। इस मामले में आमिर और नेहा खान को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी बताएगी आपको किस तरीके से छंगुर बाबा इस धर्मांतरण रैकेट को चलाता था, कैसे वो धर्म परिवर्तन करता था। अब जब नेहा खान से मुलाकात हुई, उसने उसे अपने भाई आमिर हुसैन से मिलवाया, यानी कि जो पीड़िता थी उसे। निजामुद्दीन दरगाह पर छंगुर बाबा से इसकी मुलाकात हुई। पीड़िता ने यह बताया है कि आमिर और उसका परिवार उसे दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पर ले गया, जहां उसकी मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा से हुई। छंगुर बाबा ने उसे धर्म बदल करके शादी करने के लिए कहा और फिर बड़े बड़े सपने भी दिखाए। इस दौरान उससे नमाज भी अदा करवाई गई। पीड़िता के अनुसार छंगुर बाबा ने उसे एक ताबीज भी दिया और कुछ उर्दू में लिखी हुई पर्चियां भी दी, जिन्हें रोज सुबह पानी में घोलकर पीने को कहा गया। आमिर और उसकी बहन के द्वारा उत्पीड़न भी हुआ, यह बात भी सामने आई है। जून 2023 में आमिर पीड़िता को अपनी भाभी सबीना के घर ले गया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। आमिर की बहन नेहा ने पीड़िता को पकड़ लिया और जो अश्लील हरकतें वो कर रहा था उसका वीडियो भी बना दिया। इसके बाद आमिर ने वीडियो का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म भी किया। परिजनों के द्वारा एफआईआर और आमिर की गिरफ्तारी 14 मार्च 2024 को पीड़िता के परिवार को इस मामले का पता चला। उन्होंने बजरंग दल की मदद से लड़की को आमिर के घर से बरामद किया। परिजनों ने मुजेसर थाने में आमिर हुसैन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। नेहा खान और दिल्ली पुलिस के जवान का हस्तक्षेप यह भी इस पूरे मामले में हुआ। आमिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उसकी बहन नेहा ने पीड़िता को उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और आमिर के पक्ष में बयान देने का दबाव भी बनाया। 5 अप्रैल को नेहा खान पीड़िता को दिल्ली के नांगलोई ले गई और 2 महीने तक अपने साथ रखा। इस दौरान दिल्ली पुलिस का जवान नवाब खान उससे मिलने आता था और मजाक किया करता था। ये बातें अपने बयान में उसने कही। दिल्ली पुलिस के जवान के द्वारा दुष्कर्म के भी आरोप लगे। 2 महीने के बाद आमिर हुसैन का जीजा नवाब खान पीड़िता को अपने घर पर ले गया। उस समय नवाब की ड्यूटी रोहिणी थाने में थी। पीड़िता ने बताया कि जब नवाब खान की पत्नी बाजार जाती थी और बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे, तब वो उसके साथ दुष्कर्म करता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता ने यह भी बताया है कि करीब 4 महीने के बाद नेहा खान और नवाब ने उसे दिल्ली के नांगलोई कमरुद्दीन नगर में एक अकेले कमरे में रखा, जहां उसका नाम आयत खान बताया गया था, यानी कि यहां इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। धार्मिक कट्टरता और ब्लैकमेलिंग। नेहा हिंदी में उर्दू कलमा और नमाज की आयतें लिखकर देती थी और कहती थी कि जब वो रोज थोड़ा थोड़ा याद करके सुनाएगी तभी उसे खाने को खाना दिया जाएगा। याद न करने पर वो उसे मारा पीटा करती थी। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो पीड़िता ने बताया है। नवाब खान भी अकेले में कमरे में आता था और जबरन उसके साथ मारपीट भी करता था और शराब पीकर दुष्कर्म भी करता था। आमिर की जमानत और दोबारा उत्पीड़न का मामला भी सामने आया। 22 अक्टूबर 2024 को नवाब और नेहा ने धमकी देकर पीड़िता से आमिर के पक्ष में बयान दर्ज करवाई, जिसके चलते 18 दिसंबर 2024 को आमिर को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद आमिर हुसैन फिर से पीड़िता को परेशान करने लगा और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने दोबारा मुजेसर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आमिर और नेहा की गिरफ्तारी इसके बाद हुई। पुलिस ने शुक्रवार को आमिर हुसैन और उसकी बहन नेहा खान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।
आमिर हुसैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं थाना बिनावर के ददमई गांव का रहने वाला था और फिलहाल दिल्ली के द्वारिका थाना छावला की गोला डेयरी के झंकार रोड के किनारे रहता था। पुलिस ने उसे 7 दिन की रिमांड पर भी ले लिया है। अब इसमें पुलिस की जांच में क्या क्या बातें सामने आई, पुलिस जांच इसमें जारी है। एसीपी मुजेसर विवेक कुंडू ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी आमिर हुसैन को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती ने छांगुर बाबा और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नवाब पर भी आरोप लगाए हैं, यानी कि इस पूरे मामले में 3 मुख्य रूप से आरोपी हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से अब जांच कर रही है। इस जांच के बाद बाकी क्या क्या बातें सामने आएंगी और न जाने छंगुर बाबा की ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी जो कि दफन हो चुकी होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कहानियां भी क्या सामने आएंगी और इससे पता चलता है कि छंगुर बाबा का धर्मांतरण का जो रैकेट था किस तरीके से चलता था, कैसे इसे ऑपरेट किया जाता था, कैसे युवतियों को बहला फुसला करके उनका धर्मांतरण किया जाता था और इसी काम के लिए छंगुर बाबा को विदेशों से कितनी फंडिंग मिली ये आप जानते ही हैं। तो ये छंगुर बाबा की आंखों देखी थी उस नाबालिग युवती की कहानी थी जिसका धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसके साथ क्या क्या हुआ वो आपने जाना। अब आज की दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर में ये समाज कटघरे में खड़ा होता है। कटघरे में इसलिए खड़ा होता है कि एक पिता आखिर एक बेटी को क्यों मार सकता है। गुरुग्राम हरियाणा में राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, उनके पिता दीपक यादव के द्वारा गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना गुरुवार को यानी 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के सुशांत लोक स्थित उसके घर पर हुई। इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गुरुवार सुबह को राधिका यादव अपने घर की पहली मंजिल पर किचन में नाश्ता बना रही थी। उसके पिता का नाम दीपक यादव है, जिनकी उम्र लगभग 51 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी 32 बोर की रिवॉल्वर से उस पर गोलियां चला दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राधिका को 4 गोलियां मारी गई और सभी गोलियां उसके सीने या फिर पीठ पर लगी। पहले 3 गोलियां लगने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद 4 गोलियों की बात कही जा रही है। अब गोली लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय राधिका की मां मंजू यादव घर के कमरे में आराम कर रही थी, जबकि उनका भाई धीरज, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, वो घर पर नहीं था। सुरक्षा गार्ड ने बयान दिया। सुरक्षा गार्ड ने बताया, उसके अनुसार दीपक यादव बालकनी में आकर के चिल्लाया कि मैंने राधिका को मार दिया। आरोपी और उसकी गिरफ्तारी अब कैसे हुई वो जानिए। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद राधिका के पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। दीपक यादव मूल रूप से वजीराबाद गांव का रहने वाला है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी बरामद कर लिया। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। शनिवार को उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। समाज के ताने और आर्थिक निर्भरता, ये इस पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण एंगल और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुलिस पूछताछ में दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि लोग उसे ताना मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर है। उसकी बेटी, जो राज्य स्तरीय टेनिस प्लेयर तो थी, वो एक टेनिस एकेडमी भी चलाती थी, सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर थी। उसे यह अपमानजनक लगता था और इससे घर में तनाव बढ़ गया था और तनाव की स्थिति बनी रहती थी। कुछ लोगों ने राधिका के चरित्र पर भी टिप्पणी की थी, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। यह भी आरोपी द्वारा बताया गया। टेनिस एकेडमी और म्यूजिक वीडियो, ये 2 चीजें भी एक और महत्वपूर्ण एंगल इस पूरे मामले में है। राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती थी। उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो जिसका नाम कारवा था, कारवा में भी मुख्य भूमिका निभाई। दीपक यादव नहीं चाहते थे कि राधिका काम करे, क्योंकि वो किराए की आय से आर्थिक रूप से स्थिर था। पुलिस के अनुसार राधिका के एक म्यूजिक वीडियो में आने के बाद उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। दीपक ने राधिका से एकेडमी को बंद करने को कहा और म्यूजिक वीडियो को डिलीट करने को कहा। वो ये मानता था कि समाज का उसके ऊपर दबाव है और समाज इस बात को लेकर के उसे ताना दे रहा है, लेकिन राधिका ने मना कर दिया, जिससे उनके बीच लंबे समय से विवाद चलता रहा। शक और असुरक्षा की भावना इस पूरे मामले में पैदा हो गई। राधिका की मां मंजू यादव ने बताया कि दीपक का स्वभाव ऐसा बहुत पुराना था और वो शक करने वाला ही पहले से था। इसी शक और असुरक्षा की भावना ने धीरे धीरे राधिका पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। अब इस जांच के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, वो भी जान लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई है, जो पिता के शुरुआती बयान के उलट है, जिसमें वो 3 गोली मारने की बात कह रहा था। मां का बयान एक और महत्वपूर्ण एंगल है। राधिका की मां मंजू यादव ने पहले पुलिस को लिखित बयान देने से मना कर दिया, जिससे संदेह पैदा हुआ। हालांकि उन्होंने बाद में दीपक को जिद्दी और सनकी बताया। व्हाट्सएप चैट भी इस मामले में मुख्य सुराग है। पुलिस को राधिका की व्हाट्सएप चैट मिली है, जिनमें उसने अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की इच्छा जाहिर की थी और पाबंदियों का जिक्र भी किया था। उसने विदेश जाने की भी इच्छा जताई थी। इंस्टाग्राम एक और महत्वपूर्ण जो साक्ष्य इस पूरे मामले में। राधिका ने हत्या से 1 महीने पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था। पुलिस अब डिलीट किए गए डेटा की जांच भी कर रही है। पिता की आर्थिक स्थिति, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू इस पूरे मामले का है।
दीपक यादव आर्थिक रूप से सक्षम थे और लाखों में कमाते भी थे, जिससे बेटी की कमाई पर ताने वाली थ्योरी पर शक पैदा हो जाते हैं। संदेह उठता है कि जो व्यक्ति खुद लाखों की कमाई कर रहा हो, जिसकी आर्थिकी हो, उसको आखिर ये समाज ये ताने क्यों देगा कि वो बेटी की कमाई पर निर्भर है। इससे संदेह पैदा होता है। पुलिस कुछ और एंगल से भी जांच कर रही है इस पूरे मामले में। पुलिस का संदेह में यह है, पुलिस को शक है कि हत्या की वजह केवल समाज के ताने या फिर कमाई पर निर्भरता नहीं थी, बल्कि कुछ और भी इस पूरे मामले में हो सकता है जो हत्या की वजह बनी हो। पुलिस अभी भी इस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई पता चल सके। तो ये जो राधिका यादव हत्याकांड है, ये पूरी कहानी थी और इसमें जो बात कही गई कि समाज ताने देता है, उस थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या एक बाप अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? क्या एक बाप अपनी बेटी को 3 गोलियां मार सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज उसे ताना दे रहा था कि वो अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर है? जबकि इन सब बातों पर भी सवाल उठ रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो ये समाज की हकीकत भी है और ऐसी घटनाओं से समाज में कई सारे सवाल भी उठते हैं। तो ये थी आज की 2 खबरें। तहलका एक्सक्लूसिव में आपने जाना धर्मांतरण के मामले में छंगुर बाबा का किस तरीके से पूरा रैकेट चलता था, किस तरीके से प्रोसेस चलती थी। एक पीड़िता, जो कि इसकी पीड़िता थी, नाबालिग पीड़िता, उसने अपने बयान में कई तरह के राज बाबा के सामने रखे हैं। इसके अलावा राधिका यादव हत्याकांड को लेकर के ये समाज एक बार फिर से गहन चिंता में है। चिंता में इसलिए क्योंकि समाज आखिर किस ओर जा रहा है, ये बड़ा प्रश्न उठता है। तहलका एक्सक्लूसिव में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।